पहले हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स होता क्या है। सेल्स को हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। सेल जो होता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्ट्रक्चर, सपोर्ट, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने में, रिप्रोडक्शन में भी ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं और हर सेल्स का अपना स्पेसिफिक खुद का फंक्शन होता है। वो इसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। अब हम देखेंगे सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था जब वो एक पतला सा कॉर्क का सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे थे। तब उनको उस सेक्शंस के अंदर हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वैसे। तब उन्होंने उस कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल। सेल जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सेला से। उसका मतलब होता है स्मॉल रूम। फिर 1838 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन और शॉन। उन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर की थ्योरी बताई और उसमें उन लोगों ने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे सेल से बने हुए होते हैं और सेल जो है वो फंडामेंटल कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फिर 1885 में एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ। उन्होंने बोला कि जितने भी सेल होते हैं वो सारे अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए होते हैं, मतलब कि जितने भी सेल्स हैं सारे अपने पेरेंट्स सेल से बने हुए होते हैं। अब हम देखेंगे मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल। 1673 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटनी वैन लीवेनहुक। उन्होंने बहुत सारे लेंस को इकट्ठा करके एक माइक्रोस्कोप बनाया था। वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइव बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सेल को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप से। सेल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। सेल को जो मेज़र करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम माइक्रोमीटर और नैनोमीटर बोलते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे अनियन के साथ। तो सबसे पहले हम एक अनियन का पीस लेंगे और उसकी जो थिन स्किन होगी उसको फोर्सेप की हेल्प से हम स्लाइड पे रखेंगे। फिर वो स्लाइड के ऊपर हम वाटर के ड्रॉप डालेंगे और इतना ध्यान रखेंगे कि वो स्किन जो है वो फोल्ड ना हो। फिर आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम कवर स्लिप लगाएंगे। फिर हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमको अनियंस के प्रॉपर सेल्स दिखाई देंगे। ऐसे ही हम दूसरे प्लांट्स के सेल्स भी देख सकते हैं उनके लीव्स, बार्क, रूट टिप्स की हेल्प से। सेल्स की साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्स के बहुत ही डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे सर्कुलर, रॉड शेप्ड, कॉलमनर, स्पाइरल, ओवल, रेक्टेंगुलर और भी बहुत सारे होते हैं। तो हर सेल जो होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ प्रोसेस को कैरी करते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। उन ऑर्गेनल्स की डिटेल स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो दो मेन सेल होते हैं वो होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। और ये सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, वैक्यूल, etc। प्लांट सेल जो होता है उसका एक डेफिनाइट शेप होता है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल का कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है और ये सारे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, वो हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल। तो सबसे पहले सेल वॉल देखेंगे। सेल वॉल क्या होता है? तो सेल वॉल जो होता है वो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है सेल का, जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये सेल वॉल जो होता है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से प्लांट सेल का एक डिफिनाइट शेप होता है और एनिमल सेल का डिफिनाइट शेप नहीं होता है क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। दूसरा जो मेन पार्ट है सेल का वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये एक थिन कवरिंग होती है, ये बहुत ही डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल होती है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल्स सेल की। तीसरा जो मेन पार्ट है सेल का वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है सेल का। ये न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। चौथा जो मेन पार्ट है सेल का वो है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, etc। क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनल होता है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है।
अब हम सेल ऑर्गेनेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो सारे सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेट जैसा ऑर्गेनेल होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन जो राइबोसोम्स में प्रोड्यूस हुए हैं उनको ये गोल्गी बॉडीज़ में सेंड करता है। गोल्गी बॉडीज़ जो होता है वो बहुत सारे फ्लैट शेप से बना हुआ होता है और उसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रॉपर प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो होते हैं उनकी डबल आउटर लेयरिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल्स में, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो होता है वो कैरी करता है। वैक्यूल जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको वो बाहर निकालता है। वैक्यूल जो होता है वो एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है और प्लांट सेल में एक सिंगल बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें से कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं और इनका ऑकरेंस कैसा होता है, ये जो होते हैं वो एयर, वाटर, सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज में प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, और कुछ जो होते हैं वो ग्रुप में और कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड प्लांट, डेड एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि सबसे पहले हम एक मॉइस्ट ब्रेड लेंगे, उसको 3-4 दिन के लिए एक क्लोज्ड बॉक्स में बंद कर देंगे। उसके बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से तो हमको उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि हम मड्डी वाटर या पॉन्ड से गंदा पानी लेंगे स्लाइड के ऊपर, उसको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें भी हमको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट दिखाई देंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि हम ड्रॉप लेंगे योगर्ट का या फिर बटर मिल्क का ग्लाइड स्लाइड पे, उसके बाद हम उसको जब ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से तो उसमें भी हमको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 100 माइक्रोमीटर से साइज में छोटा होता है तो उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए हम ग्लास स्लाइड बनाते हैं और उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते तो उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स के साइज़ दिए हुए हैं, जैसे पैरामीशियम का साइज़ होता है 100 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड का साइज़ होता है 1 to 3 माइक्रोमीटर, पोलियो वायरस का साइज़ होता है 28 नैनोमीटर। अब हम नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगस जो ब्रेड पे ग्रो होता है और एल्गी जो पॉन्ड में ग्रो होता है, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया और वायरस वो यूनिसेलुलर होते हैं। उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं और इनमें नहीं होते हैं। उनके अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाइड ही प्रेजेंट होता है। इन सब सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब हम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। ज़्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, और कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही ग्रोथ कर लेते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो ओशियन में, आइस में, पोलर रीजन में, हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर लेते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं अगर उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो अपना लाइफ प्रोसेस स्टॉप कर लेते हैं एक थिक कवरिंग बना के, और फिर जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है फिर वो अपना लाइफ प्रोसेस चालू करते हैं। मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए जो कंडीशन चाहिए होता है वो ये है कि उनको मीडियम जो चाहिए वो है सॉयल, वाटर, डिकेइंग मैटर, ईटीसी। टेम्परेचर उनको 25 डिग्री to 37 डिग्री चाहिए होता है। उनको न्यूट्रिशन एल्गी, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन चाहिए होता है। एटमॉस्फेयर उनको मॉइस्ट, ह्यूमिड और वार्म चाहिए होता है, ऐसे में वो ग्रो करते हैं। अब हम यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए हम 2 पॉट लेंगे, दोनों को हाफ हाफ सॉइल भर देंगे और उनको मार्क करेंगे A और B,
और फिर हम कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे गार्डन वेस्ट, डंग, फ्रूट पील, वेजिटेबल पील, पेपर स्क्रैप, ये सब जो होता है उसको पॉट ए में डालेंगे। और फिर पॉट बी में हम पीस ऑफ ग्लास, स्क्रैप मेटल, प्लास्टिक बैग, ये सब डालेंगे और दोनों पॉट को गार्डन में 3 से 4 वीक के लिए रख देंगे। फिर जब हम उसके बाद देखेंगे जो पॉट बी का वेस्ट है वो वैसे के वैसे ही रहेगा और जो पॉट ए का वेस्ट है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होंगे सॉइल में, डंग में और भी जो हम वेजिटेबल पील और फ्रूट पील डालेंगे हैं उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो गार्बेज को अपना फूड बना लेंगे और इससे ये होगा कि गार्बेज एक बेस्ट क्वालिटी के मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हमारी सराउंडिंग क्लीन रहती है और इस वे में माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूज़फुल हैं हमारे लिए। अब हम और भी यूज़ देखेंगे माइक्रोब्स के। तो सबसे पहले हम कुछ ड्रॉप डालेंगे योगर्ट के मिल्क में और उसको 8 से 10 घंटे तक रखेंगे। उससे जो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होंगे योगर्ट में वो सारे मिल्क में मिल जाएंगे और इनको योगर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही जो माइक्रोब्स होते हैं ये बटर बनाने में, बटर मिल्क बनाने में, चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही अगर कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें कैप्सूल और इंजेक्शन जैसे पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करते हैं लेने के लिए, जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनका ग्रोथ कम करने में हेल्प करते हैं। उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो स्पेसिफिक माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं। ऐसे ही और भी डिजीज़ हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कोलेरा, जो पहले क्यूरेबल नहीं थे, अब उनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जो माइक्रोब से ही बने होते हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक एनिमल्स को बहुत सारे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं उनके फूड के साथ, और प्लांट्स डिजीज़ को भी क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जो माइक्रोब से ही बने होते हैं। बहुत सारी वैक्सीन प्रोड्यूस होती है लेबोरेटरी में माइक्रोब्स की हेल्प से, जो बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करती है। एंटीबायोटिक जो होती है वो बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करती है, पर वो हार्मफुल भी होती है अगर हम डॉक्टर से बिना पूछे लेते हैं तो। हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम पिकल्स और जैम के जार बहुत टाइम के बाद ओपन करते हैं तो उसमें राउंड में लेयर दिखाई देती है वाइट और ब्लैक पार्टिकल्स की, जो माइक्रोब्स की वजह से हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है माइक्रोब्स की वजह से। ऐसे ही गर्मी में मिल्क और मीट जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फंगस ग्रो हो जाता है फूड पे, ये सब माइक्रोब्स की वजह से ही होते हैं। इस वे में माइक्रोब्स हार्मफुल होता है हमारे लिए। अब हम पैथोजन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैथोजन क्या होते हैं ये देखेंगे। तो पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं अपने होस्ट को। मेनली जो पैथोजन होते हैं वो होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वर्म्स। पैथोजन जो होते हैं वाटर बॉडीज़ में कॉन्टेमिनेटेड सीवेज और डर्ट लेके सराउंडिंग से प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फूड को बिना ढके और अनहाइजीनिक कंडीशन में छोड़ देते हैं तो वो वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। अगर वैसे फिर फूड को हम फिर खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमको बीमारियाँ हो जाती है जैसे टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस और भी बहुत सारी बीमारियाँ। अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है पैथोजन से, अगर वो खांसता और छींकता है तो वो पैथोजन रिलीज़ करता है एयर में, उससे कोई और हेल्दी आदमी बीमार हो जाता है अगर वो उस एयर के कांटेक्ट में आता है, और फिर वो कॉमन कोल्ड, कफ, टीबी ऐसी बीमारियों से सफ़र करता है। डिजीज़ जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका फीवर जो वुमेन को होती है ये फीमेल मॉस्किटो के काटने से होती है। मॉस्किटो जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं गार्बेज में, ड्रेन में, गंदे पानी में।